पूरी दुनिया में कच्चे तेल के बाद कॉफ़ी का व्यापार सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी ही ऐसे पेय पदार्थ है जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाता है। इसका अर्थ यही है कि कॉफ़ी में कुछ ऐसे तत्व है जो इंसान के शरीर, उसके दिमाग और उसकी ज़ुबान को बेहद आकर्षित करते हैं। हाल यह रहा है कि कभी धर्माचार्यों ने कॉफ़ी के सेवन को धर्म विरोधी माना और शराब की तरह इस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। लेकिन कॉफ़ी में ऐसी बात थी कि यह सारे बंधनों को तोड़कर आज पूरे विश्व में अपनी जलवे दिखा रही है। इसका खोज का इतिहास भी बड़े रोचक है। गुमनाम क्षेत्र से निकालकर कॉफ़ी पूरे विश्व पर राज कर रही है। कॉफ़ी का उत्पादन गर्म इलाकों जैसे लैटिन अमेरिका, सब सहारा अफ्रीका, वियतनाम और इंडोनेशिया में होता है। कॉफ़ी का जन्मस्थान लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित यमन और इथियोपिया की पहाड़ियाँ है। किंवदंती है कि वहाँ के एक पहाड़ी गांव के कल्दी नामक चरवाहे ने अपनी बकरियों को एक झाड़ी के बेर खाने के बाद उन्मत्त होकर उछलते कूदते देखा। उसने जिज्ञासावश कुछ बेर अपने मुंह में डाले तो उसे ताजगी महसूस हुई और पूरे दिन की थकान मिटने लगी। इस घटना ने पहली बार कॉफ़ी को पहचान दिलाई। साल 1414 तक मक्का में भी कॉफ़ी से परिचित हो चुका था और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में ये यमन के बंदरगाह मूसा से मिस्र भी पहुंच गई। लेकिन अब भी इसका सेवन केवल सूफी संतों तक सीमित था। काहिरा में एक धार्मिक विश्वविद्यालय के पास के कुछ घरों में इसकी खेती होती थी। इसके बाद 1554 तक इसका प्रसार सीरियाई शहर एलेप्पो और ओटोमन साम्राज्य की तत्कालीन राजधानी इस्तांबुल तक हो गया था। लोग कॉफ़ी हाउस में बैठकर कई मसलों पर चर्चा करते थे, मुशायरे सुनते थे और शतरंज खेलते थे। यह कॉफ़ी हाउस बौद्धिक जीवन का प्रतीक बन गए थे और लोग मस्जिदों की बजाय कॉफ़ी हाउस का रुख करने लगे थे। मक्का, काहिरा और इस्तांबुल में धार्मिक संगठनों ने इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। कुछ विद्वानों को मानना था कि कॉफ़ी हाउस मैखाना से भी बदतर होते हैं और वे षड्यंत्र का अड्डा बन सकते हैं। मुराद चतुर्थ के राज में तो कॉफ़ी हाउस जाने वाले के लिए मौत का सज़ा का भी ऐलान किया गया। लेकिन सारे प्रयास विफल रहे और अंततः मुस्लिम विद्वानों को कॉफ़ी के सेवन की अनुमति देनी पड़ी। कॉफ़ी दो रास्तों से यूरोप पहुंची, एक तो ओटोमन साम्राज्य के माध्यम से और दूसरे समुद्र के रास्ते मूसा बंदरगाह से। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी मूसा बंदरगाह से कॉफ़ी की सबसे बड़ी खरीदार थी। कॉफ़ी से लदे उनके जहाज़ केप ऑफ गुड होप होते हुए स्वदेश पहुंचते थे या फिर इसे भारत को निर्यात किया जाता था। यमन की कॉफ़ी की बाकी खपत मध्य पूर्व में होती थी। मध्य पूर्व की तरह यूरोप में भी कॉफ़ी हाउस लोगों के मिलने जुलने, चर्चा करने और खेल खेलने के अड्डा बनने लगे थे। चार्ल्स द्वितीय ने साल 1675 में कहा था कि कॉफ़ी हाउस में असंतुष्ट लोग मिलते हैं और सत्ता के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। शुरुआत में यूरोप में कॉफ़ी को मुस्लिम पेय मानकर इसे शक की निगाहों से देखा जाता था। लेकिन 16वीं शताब्दी के आसपास पोप क्लेमेंट आठवें ने इसकी एक प्याली पीकर इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने कहा कि इस पर मुसलमानों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रिया में कॉफ़ी के सेवन में तब तेज़ी आई जब 1683 में वियना को तुर्की के कब्जे से आज़ाद कराया गया। वहाँ तुर्की के ठिकानों से बड़ी मात्रा में कॉफ़ी जब्त की गई। वियना में आज भी इस्तांबुल, दमिश्क और काहिरा की तरह कॉफ़ी के प्याली के साथ एक गिलास पानी भी दिया जाता है। 17वीं सदी तक कॉफ़ी की खेती उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों में ही होती थी। एकाधिकार को लेकर अरब सौदागर सतर्क रहते थे कि कॉफ़ी उनके देश से बाहर ना जा पाए। वे इसकी खेती व प्रोसेसिंग किसी को नहीं बताते थे। अरब के बाहर सिर्फ उबली या भुनी कॉफ़ी के दाने ही जा सकते थे ताकि उनके पौधे नहीं उगाए जा सके। विदेशियों को कॉफ़ी का फार्म देखने की इजाज़त नहीं होती थी। बताते हैं कि 1600 के आसपास सूफी हज यात्री बाबा बुधान पहली बार अरब से कॉफ़ी के साथ बीज चुरा कर लाने में सफल हुए। उन्होंने दक्षिण भारत के मैसूर में कॉफ़ी की पहली बार उगाई। वर्ष 1616 तक एक डच जासूस ने अरब से कॉफ़ी के बीज चुराए, जिनसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका, सूरीनाम में कॉफ़ी के बागान शुरू किए। इन बागानों में वहाँ के मूल निवासियों को दास बनाकर काम करवाया गया और उनका भरपूर शोषण हुआ। यही वो समय था जब कॉफ़ी पूरे विश्व के पटल पर नजर आने लगी।